हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग का एक बहुत बढ़िया टॉपिक। और आज का टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको बताया था लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन द वर्ल्ड, और अभी के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपको इसके बारे में बता दूं कि इसके कुछ हेड पॉइंट्स ना सेम है, एज इट इज है इसके पहले वाले वीडियो के मुकाबले। मतलब कि वो देखोगे तो ये इसका आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट सेम है जो लास्ट वीडियो में था, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज। देखो, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉ मतलब क्या है, तो इंडिया के अंदर भी हमारे खुद के डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉज बना के रखे हैं। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग डेटा प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो लेजिस्लेशन चलती है हमारी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने कुछ डेटा प्रोटेक्शन के प्राइवेसी के लॉज बना के रखे हैं, और उसका नाम है पीडीपीबी, यानी कि प्राइवेसी यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो एम करता है और रेगुलेट करता है कि पर्सनल डेटा को कैसे ऑपरेट किया जाए, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग होती है पर्सनल डेटा की। यहाँ पे पर्सनल डेटा यानी किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो जो भी पर्सनल डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया के अंदर। जो भी एंटिटीज ऑपरेट कर रही है इंडिया में, यानी जो भी एंटिटी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रही है, उनको इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उसकी खुद की राइट है उसके डेटा के ऊपर, यानी कि मान लो मेरा खुद का डेटा है तो वो राइट मेरी खुद की है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आपको पता है तो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी ये रूल के अंदर हर एक तरह के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड देके रखे हैं। आप जब भी कोई भी तरह का सेंसिटिव और पर्सनल डेटा को हैंडल करते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो इस रूल्स में बताया हुआ है। तो पहला पॉइंट था हमारा डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, जो इंडिया के अंदर मौजूद है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल रेगुलेशंस। अच्छा, फाइनेंशियल रेगुलेशंस यानी क्या, आपको पता है क्लाउड अकाउंटिंग इंडिया के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे फाइनेंशियल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स आते हैं, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब ये रूल्स रेगुलेशन बनाता कौन है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी है रूल्स रेगुलेशन बनाने की, वो है आईसीएआई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, आपको इसके बारे में पता ही होगा। एज वेल एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये तीनों मिल करके, या हम कहेंगे तीनों इंडिविजुअली अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और साथ साथ में ये भी बताते हैं कि क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कोई भी कंपनी को वो जब क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं तब। और आपको पता है इंडिया के खुद के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो फॉलो करने होते हैं कोई भी ऐसी कंपनी जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देती है। ठीक है, जिसको आईएएस भी हम लोग कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके अलावा एक और है जीएएपी। जीएपीपी का फुल फॉर्म होता है जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ये भी फॉलो करना होता है। एज वेल एज आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना होता है, किसको, हर वो क्लाउड अकाउंटिंग कंपनी को जो कि इंडिया में है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन इन तीनों ने बना के रखे, इन तीनों रेगुलेटरी बॉडीज ने बना के रखे, जिसमें आईसीआई है, सेबी है और आरबीआई है। नेक्स्ट आगे बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी गवर्नमेंट ने उसको लेके गाइडलाइंस दी है, वो सबको फॉलो करना। देखो, जब से हमारी कंट्री में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उसकी रेजिम आई है, रेजिम मतलब कि उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट आया है, तब से इंडिया के अंदर क्लाउड अकाउंटिंग का इंप्लीकेशंस बढ़ गया है। हर कंपनी चाहती है कि वो अपने बिजनेस के अंदर क्लाउड अकाउंटिंग लाए, और एज अ बिजनेस हर बिजनेस को रिक्वायर होता है कि उसके यहाँ पे अपने आप बिलिंग हो, मतलब जीएसटी के लॉज अपने आप वो आ जाए, यानी कि जैसे मान लो वो कोई भी तरह का बिलिंग कर रहे हैं तो उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाए। 18% जीएसटी है या 5% जीएसटी है, वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाए। टैक्स कैलकुलेशंस अपने आप हो जाए, जीएसटी रिटर्न्स और जीएसटी रिकॉर्ड्स अपने आप मेंटेन हो जाए। तो ये सारी चीजें अपने आप कैसे होगी, क्लाउड अकाउंटिंग के थ्रू। तो क्लाउड अकाउंटिंग बहुत जरूरी माना जाता है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये जीएसटी कंप्लायंस है, जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये प्रोवाइड करता है। और आपको पता है क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स इंडिया के अंदर वो ध्यान में रखते हैं जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स को, जीएसटी कंप्लायंस को, यानी कि जीएसटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सबको ध्यान में रखता है क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करें डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट। देखो,
While India does not have a specific data localization law, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में काफी कंट्रीज है जिनके पास खुद का डेटा लोकलाइजेशन लॉ है, बट इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, डेटा लोकलाइजेशन लॉ कोई भी नहीं है। और इंडिया के अंदर इसके लिए रिलेटेड डिस्कशन और प्रपोजल चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट इसका डिस्कशन कर रही है, प्रपोजल्स अलग अलग ला रही है, बट स्पेसिफिक लॉ अभी तक नहीं बनाया गया। और ये जो लोकलाइजेशन है मतलब अलग अलग कैटेगरीज में है, जिसमें पर्टिकुलरली पर्सनल और सेंसिटिव डेटा भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब इतने बड़े लेवल पे कोई तरह का इतना कोई परफेक्ट लॉ अभी तक बनाया नहीं है। तो क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स को जो भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है, उनके पोटेंशियल डेटास को जो भी लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग करते हैं। और आपको बता दूं कि फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएगा रिलेटेड डेटा लोकलाइजेशन, जिसमें हर कंपनी को जो भी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उनको फ्यूचर में उन रेगुलेशंस का फॉलो करना होगा। तो उनको अभी से ध्यान रखना है, अभी से अवेयर हो जाना है कि कुछ प्रोटेक्शन पोटेंशियल डेटा जो होता है उन सबको प्रोटेक्ट करना है और उन सब चीजों का ध्यान रखना है। मतलब फ्यूचर में लॉ है तो फ्यूचर में कोई स्टेप उठाए उससे अभी से वो लोग ध्यान रखते जाए, ठीक है। मतलब अभी प्रपोजल्स वगैरह है, गवर्नमेंट ला सकती है डेटा लोकलाइजेशन लॉ को, और ये फ्यूचर में आने ही वाला है। नेक्स्ट आपको आगे बात करें तो बीकॉम सेम 2 के अंदर हम लोग ना टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग में आपका आ जाता है क्लाउड अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, और इसकी जो प्राइस है वो है 1999, जहां पे आपके हर एक तरह के डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, और जो आपको प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से मिल जाएगा और ऐप स्टोर पे आपको माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग हमारी बैच में जरूर जुड़ना, आपका बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करें तो लास्ट टॉपिक है 5 और 6, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको शॉर्ट में एसएलए कहते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला जो वीडियो था ना लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन द वर्ल्ड, उसमें ये दोनों पॉइंट सेम थे और इसमें भी दोनों पॉइंट सेम है। आपको मैं बता देता हूं क्या देके रखा है। तो जो भी बिजनेसेस जो क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स है उनको ध्यान रखना है और रिव्यू करना है और नेगोशिएट करना है जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है। यानी कि मान लो एक ये मैं आपको कहूंगा जैसे क्लाइंट है और ये क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, क्लाइंट और इन प्रोवाइडर दोनों के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही आगे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डेटा की ओनरशिप किसकी है, क्लाइंट की है या कोई और की है। फिर उनको देखना है सिक्योरिटी मेजर्स क्या होंगे, लायबिलिटी क्या होगी, इंडेमिफिकेशन क्या होगा और कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो है उसमें आता है एसएलए, जिसमें उन लोग को ध्यान रखना होता है एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को और अप टाइम गारंटीज को और सपोर्ट सर्विसेज को जो भी क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स है, यानी उनका जो भी क्लाइंट है या जो भी बिजनेस है जिनको वो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देते हैं उन सबको उनको एक गारंटी देंगे कि इतने टाइम में हम काम खत्म कर देंगे, ये तरह की सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो वो वहां पे पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होने बहुत जरूरी है किन दोनों के बीच में, क्लाइंट और प्रोवाइडर के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको पता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि बिजनेस को ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, यानी कोई भी तरह के प्रोवाइडर को ध्यान रखना है क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ठीक है। और उस बेसिस पे उनको अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल डेटा है या अकाउंटिंग प्रोसेस है उसी तरह के उनको क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ठीक है। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट को देख करके, उनके आईपीआर को देख करके। और क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना उनको ध्यान रखना है कोई भी तरह की पॉलिसीज का और सेफ गार्ड रखना है कि उनका डेटा प्रोटेक्ट रहे रिगार्डिंग अनऑथोराइज्ड यूज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है उसका डिस्क्लोज ना कर दे और कोई तरह का इंफ्रिजमेंट यानी वायलेशन होता है कि वायलेशन ना करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में पढ़ा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। तो ये टॉपिक जो था वो खत्म होता है और ये वाला पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 1। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो चैप्टर नंबर 2 का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।